भी खुल चुकी है और नहीं, कॉन्फ्रेंस वगैरह। एयर अभी नहीं खुली। एयर वालों ने 26 तारीख को बुलाया। लेकिन सर इस मंथ तो सबकी मोस्टली खुल जाएंगी यूनिवर्सिटीज। हाँ, वैसे तो यानी अभी तक इंटीमेशन ही है। आप यूँ कह लो, अभी भी आप लोग को तो इन रिटर्न कुछ नहीं बताया गया ना, यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ अनाउंस नहीं हुआ। तो जो 4 वीक्स वाला टाइम मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट मंडे को एक्सपायर हो जाएगा। तो बिफोर फ्राइडे और बिफोर वीकेंड यूल गेट अ बेटर पिक्चर कि क्या होती है। तो हारून के पास भी जो इन्फॉर्मेशन है, आई थिंक वो दैट इज़ वन ऑफ द ऑप्शन, दैट इज़ नॉट द अल्टीमेट डिसीजन सो फार आई गेस, जहाँ तक मुझे पता है। तो वैसे मैं तो लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि आप लोग वापस आ जाएं, लेकिन आई डू नॉट नो कि हाउ सिचुएशन इज गोइंग टू प्रिवेल। सर वैसे कोई किस वजह से आपको क्या लगता है क्यों ये सारा सेमेस्टर ऑनलाइन कर रहे हैं? बेटा, इनके पास कोई डायरेक्टिव तो नहीं आया ऑनलाइन करने का या ऑफलाइन करने का। एक्चुअली ना इशू ये है कि जो क्लासरूम्स है ना किसी भी यूनिवर्सिटी में, जिस तरह हमारे पास भी है, तो वो अप्रोप्रिएटली आप यूँ कह लें कि 50 का साइज़ जो एचईसी रेकमेंड करता है ना, उसको देख के बनाए गए हैं। तो जी अब आप यूँ जी कह जी लें सर। कि स्कूल्स में तो इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग इस तरह से कर ली है कि यानी हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो लेकिन आप यूँ कह लें कि आधी क्लास एक दिन आती है और आधी क्लास एक दिन आती है, इस तरह से चल रहा है। और और सर उनका टाइम भी कम होता है, जी, मेरा जी, ख्याल उनका है टाइम। 12-1 बजे फारिग कर देते हैं। हाँ, लेकिन उसमें आप ये देखें कि जो इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट कि जो स्कूल की पढ़ाई है ना, उसमें रेपिटेशन काफ़ी सारी होती है। मसलन मैथ्स, उर्दू, इंग्लिश, इसमें अगर एक क्लास में आपने कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं, तो वो अगली में दोबारा से आ जाएँगी। यानी उसकी डेप्थ आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती जाती है, लेकिन मोर और लेस चीज़ें वही होती हैं। तो इसलिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को अगर ख़त्म करा लें, तो आप जो बेसिक फाउंडेशन है ना, वो आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में आप इस तरह से नहीं कर सकते। मसलन से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आप सारों को कॉल कर लें एंड वी से कि अच्छा यार, ईएमएफ की क्लास जो है वो 3 दिन की बजाय 6 दिन होगी, और आधे लोग यानी 3 दिनों में पढ़ेंगे और बाकी दूसरे 3 दिनों में पढ़ेंगे। तो ये आप यूँ कह लें कि स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है और टीचर्स के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और जो ये सोशल डिस्टेंसिंग वाला मसला है, उसके मुनासबत से आपको सारों को एक क्लास में बिठाना, वो भी यानी थोड़ी हैज़र्डस बात है। तो मेरा ख़्याल है द ओनली थिंग जिस पे डिसीजन अगर कॉल ऑफ हुआ, तो वो यही होगा कि हाउ टू मेंटेन दैट डिस्टेंस। साथ में आप ये देखें, अगर हॉस्टल है तो हॉस्टल में भी ज़्यादातर लोग आई थिंक फिर सिंगल ऑक्यूपेंसी पे शिफ्ट करने पड़ेंगे शायद। अम, 2-2 लोग एक कमरे की बजाय एक बंदा एक कमरा ना। और जो हमारे हॉस्टल्स हैं उसमें डॉर्मेट्री में आप लोग वॉशरूम्स वैसे ही शेयर करते हैं, यानी कॉमन वॉशरूम्स हैं। इसी तरह मेसिंग, डाइनिंग, ये सारी फैसिलिटीज़। तो ऑल्दो के रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, बाकी सोशल गैदरिंग की जगह जिस तरह पार्क्स हो गया, अम, ये खुले हुए हैं, पब्लिक प्लेसेस खुल गई हैं। लेकिन वहाँ पे स्टिल आप यूँ कह लें कि ओपन एनवायरनमेंट में फिर भी खतरा कम है ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ वायरस। लेकिन जो क्लासरूम्स हैं या जो हॉस्टल है, इट इज़ क्लोज्ड एनवायरनमेंट, तो वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो आई थिंक अभी अगले दिनों में जो भी केसेस का ग्राफ होगा ना, उसके ऊपर ये डिसाइड होगा कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। आहिस्ता-आहिस्ता तो ग्राफ बढ़ ही रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं है अभी उसमें। तो अब ये कह लो कि स्कूल्स खुलने की वजह से थोड़ा बहुत ग्राफ आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर जा रहा है। अगर यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएँगी तो फिर यानी एक मैसिव स्पाइक आने का खतरा है। ये भी हो सकता है कि एचईसी यूनिवर्सिटी, मैंने मैंने वैसे जो सजेशन दिया ना वो ये दिया है कि इस तरह से कर लिया जाए कि 2 महीने के लिए लैब्स को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। मतलब जो भी अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, लैब्स को कंप्लीटली कॉल ऑफ कर दिया जाए और सारे का सारा टाइम टेबल जो है ना वो क्लास सेंट्रिक बना लिया जाए, और जो थ्योरी कोर्सेज़ हैं उनको बस 2 मंथ्स में ख़त्म कर लिया जाए, सारे के सारे को ना। और फिर बाकी 2 मंथ्स में
फिजिकली बुला के और टाइम को स्प्रेड करके तो लैब्स को करवा लिया जाए ताकि एक वक्त में लैब में कम लोग हों। तो मैंने वैसे ये मशवरा दिया। सर ये अच्छा भी मशवरा वैसे है। अच्छा है, अगर ऐसे कर लें तो। सर इससे हाँ ये जी, भी है ना कि लैब्स प्रैक्टिकली परफॉर्म हो जाएंगी और सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऑनलाइन लैब से तो बहुत बेहतर है ये। जी, उससे ये भी यानी मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये था कि इससे ये मसला भी हल हो जाएगा कि आपने थ्योरी पहले पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई। तो वो वाला पार्ट एक इससे रिज़ॉल्व हो जाएगा कि अगर आप थ्योरी सारी की सारी पहले पढ़ा लेते हैं, तो जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको भी इस तरह से रिलैक्सेशन मिल जाएगी कि 2 माह की फटीग होगी कांस्टेंट। उसके बाद फिर 2 माह के लिए रिलैक्स हो जाएँगे। जो लैब्स वाले हैं वो 2 माह के लिए थोड़ा फ़ारिग हो जाएँगे और फिर थोड़ा बिज़ी हो जाएँगे। तो इस तरह से सिचुएशन है। ये सर ये मेरी सजेशन आपने किसी मीटिंग वगैरह में दी थी, मतलब ये कोई सजेशन चांस है? यानी हारून ने मुझसे डिस्कस किया था, तो ये सजेशन मैंने हारून को दी थी। तो हारून ने कोई मीटिंग लेटर ऑन अटेंड करनी थी, जिसके बाद डिसाइड होना था, यानी डीन ऑफिस ने कोऑर्डिनेटर्स की एक मीटिंग कॉल की हुई थी, जिसमें मुख्तलिफ सजेशंस थी। तो बाकी मैंने वैसे एचओडी को भी ये बात शायद मैंने या हारून ने बता दी थी कि इस तरह से मेरा ये मशवरा है। तो आई थिंक कि किसी ना किसी पॉइंट पे एचओडीज से यानी सारे के सारे डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं उनसे डिस्कस होके एक फाइनल डिसीजन निकलेगा और उस पे एचईसी का भी कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन लेंगे ये कि वो क्या चाहते हैं। पर सर तो ये 2 बात माह है। में थ्योरी सारी हो कैसे सकती है? सॉरी बेटे। 2 माह में सारी थ्योरी कवर कैसे हो सकती है? मतलब बेटा 4 माह होते हैं सेमेस्टर में, तो बेटे हम अभी होगा ना जो अभी आपके यानी फॉर एग्जांपल आपके टाइम टेबल लैब के हैं। आपकी आवाज़ से एको आ रही है आपने। फॉर एग्जांपल आपके अभी तकरीबन 12 आवर्स हैं या 14 आवर्स हैं अगर आपके लैब के इस वक़्त, तो वो सारे के सारे फिर थ्योरी आवर्स में कन्वर्ट हो जाएँगे फॉर 2 मंथ्स। तो मैंने टाइम टेबल तो एग्ज़ैक्टली देखा नहीं है, यानी ये ऑफ़ कोर्स हारून थोड़ा बेहतर बता सकता है या आप लोग बेहतर बता सकते हैं कि कितने आवर्स के आपके लैब सेशन हैं अभी। तो वो सारे के सारे फिर सेशंस जो हैं वो थ्योरी में कन्वर्ट हो जाएँगे। तो ओवरऑल जितने नंबर ऑफ आवर्स आपके साढ़े सर 7 घंटे। सॉरी बेटा। 7.5 घंटे है सर। हाँ, तो वो ओवरऑल इसमें यानी कॉन्सेप्ट ये है कि जो ओवरऑल है ना, मसलन हमारा तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना, हमारे साथ कोई लैब अटैच्ड नहीं है, ठीक है? तो ये एज़ इट इज़ इसी तरह ही रहेगा 3 आवर्स पर वीक पे, ठीक है? लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आप साथ में ईएमएस का कोर्स पढ़ रहे हैं, ईएमएस में 3 घंटे आप थ्योरी पढ़ते हैं, 3 घंटे की लैब पढ़ते हैं। तो उसमें ये हो जाएगा कि 3 घंटे की थ्योरी आपने पढ़ ली, अब जो 3 घंटे की लैब है उसमें फिर दोबारा आप थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है? तो 6 घंटे 1 हफ्ते में कवर हो गए। तो आप यूँ कह लें कि ईएमएस का जो कोर्स है एटलीस्ट जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स का है, उसमें 2 माह में आपकी सारी की सारी थ्योरी कवर हो जाएगी एंड देन रेस्ट ऑफ द 2 मंथ्स वुड बी ओनली फॉर लैब। आपको ईएमएस की क्लास नहीं लेनी पड़ेगी। तो सर जी बेटा। सर फिर ऐसे स्टूडेंट्स पे बर्डन नहीं आ जाएगा एकदम से, मतलब बिल्कुल इतना सर। ज्यादा जब होगा? जी सर, सर फिर हम देखें आप कैसे सर, हम 3 घंटे इतनी सर बार वीकली काफी मुश्किल डाइजेस्ट भी होते हैं तो तो। करनी होती है ना, सबको पढ़ाना मैं ही तो आप सिर्फ और वो नहीं सर है ना, और उसको सर यूँ लैब मतलब साथ साथ हो करना रही होती है तो हमें है, पता ये चल रहा काम होता है कि मतलब लैब में क्या चल रहा है। ये तो बहुत मेरा जी, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, यानी आइडियल सिनेरियो तो यही है कि आप लोग वापस आ जाएँ और बस फ़िज़िकल इंटरैक्शन ही हो, वो तो आइडियल सिनेरियो है। तो उसके बाद आप यूँ कह लें कि मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है कि ऑनलाइन लैब से एटलीस्ट ये वाला सॉल्यूशन थोड़ा बेहतर है। मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है, गलत भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन ये है कि ऑनलाइन लैब लेने से ये चीज़ थोड़ी बेहतर है। और उसमें अगेन बात यही है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ना कि नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी जो हैं आपके वो कांस्टेंट ही रहेंगे, उसमें कोई इतना रद्दो-बदल नहीं आएगा। बस जैसे मैंने आपको समझाया कि ईएमएस के आपके 6 घंटे हैं, 3 घंटे थ्योरी के थे, 3 लैब के, तो वो सारे के सारे थ्योरी में कन्वर्ट हो जाएँगे।
उससे सिर्फ आपको एक जो पॉसिबल नुकसान हो सकता है वो ये हो सकता है कि जी अच्छा 3 घंटे की थ्योरी को कवर करने के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम चाहिए होता है अपने घर में ना, और अगर 6 घंटे होंगे तो आपको 6 घंटे का टाइम चाहिए होगा। लेकिन उसका सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट ये है कि जब आप लैब भी करते हैं तो लैब की भी आपको रिपोर्ट जमा करानी होती है, तो उसमें भी इनसाइड लैब तो आपने 3 घंटे परफॉर्म कर लिया, उसके बाद एटलीस्ट मेरा ख्याल है कि आपको 1 घंटा तो फिर भी लगता ही होगा अपनी रिपोर्ट वगैरह प्रिपेयर करने में। तो आप यूँ कह लें कि जो यानी इस तरह के सिनेरियोज हैं उसमें सिर्फ ये फ़ायदा हो जाएगा कि अच्छा जो लैब्स जिनके लिए हार्डवेयर रिक्वायर्ड है और फिजिकल इंटरेक्शन रिक्वायर्ड है तो वो पहले हो जाएंगी। तो इस तरह से सजेशन है। बाकी ये कि ये खाली मेरे अकेले की सजेशन है, तो वाइडर ऑडियंस से अगर कंसल्टेशन होगी तो और कोई ज़्यादा बेहतर बात भी हो सकता है सामने आ जाए। ठीक है, चलें, काफ़ी सारे सर लोग आ गए हैं। खुलवा ही दें तो बेहतर है। सारे अब खुल रहे हैं, घर में भी हम बाहर जाते हैं, कौन सा सिर्फ घर में बैठे हुए हैं। मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूँ कि मैं तो इसी बात पे खुश हूँ कि आप लोग आ जाएं। कंप्यूटर को पढ़ाने का मुझे भी कोई इतना मज़ा नहीं आता, तो अच्छी बात है, आप लोगों से इंटरेक्शन रहेगा, थोड़ी गपशप भी हो जाती है, हंसी मजाक हो जाता है, थोड़ा मूड चेंज हो जाता है, साथ में पढ़ाई भी हो जाती है। तो मैं तो खुद इस चीज़ को पसंद करता हूँ। आई एंजॉय कंपनी ऑफ पीपल। तो मेरे लिए तो ये बेनिफिट की बात ही है कि इफ़ एवरीबडी कम्स बैक। लेकिन यानी ऑफ कोर्स any decision has to be taken keeping in view the health of both students and faculty members। ऐसे है बस। स्क्रीन आपको नजर आ रही है जनाब? यस सर। तो लास्ट टाइम जब हमने कॉल ऑफ किया था, इफ यू गाइस रिमेंबर, हम लोगों ने डाइवर्जेंस पढ़ना शुरू किया था एंड व्हाट वी सेड वाज, क्या कोई बताएगा डाइवर्जेंस की क्या डेफिनेशन थी? जी जनाब, कौन बताना चाहेगा कि डाइवर्जेंस की डेफिनेशन क्या थी? डाइवर्जेंस ऑफ ए अगर मैं लिखता हूँ तो क्या लिखूं? टोटल आउटवर्ड फ्लक्स। टोटल आउटवर्ड फ्लक्स, ठीक है। टोटल आउटवर्ड फ्लक्स कैसे लिखते हैं? कंटूर सरफेस इंटीग्रल ऑफ व्हाट? सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट एरिया जिससे हम लोग उसका आउटवर्ड फ्लक्स ले रहे हैं। मैं लिखूंगा ए डॉट डी एस, ठीक है, क्योंकि डाइवर्जेंस ए का ले रहा हूँ ना, दिस इज द वेक्टर फील्ड। तो जो मुझे इंटीग्रल चाहिए, क्लोज इंटीग्रल या आउटवर्ड फ्लक्स, वो भी इसी फील्ड का चाहिए, ठीक है। और किस सरफेस एरिया में चाहिए, वो ये एक जेनेरिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स, ठीक है, आगे आगे पर यूनिट वॉल्यूम अप्रोचेस टू जीरो। पर यूनिट वॉल्यूम, देन वॉल्यूम अप्रोचेस टू जीरो। और ये किस सिनेरियो के लिए है? व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग द डाइवर्जेंस ऑफ द फील्ड एट एनी पॉइंट पी, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि दैट पॉइंट जो पी है, दैट लाइज विद इन दिस वॉल्यूमेट्रिक बॉडी, ठीक है, जिसको मैं लिमिट अप्रोच करा के जीरो पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो माई पॉइंट पी लाइज इन दिस बॉडी, ठीक है। अब इससे क्या साबित हुआ सारी बात से? सर सारी बात से क्या साबित हुआ? सर जी बेटा बोले। सर हमें ना काफ़ी स्टूडेंट्स को 80% स्टूडेंट को बोर्ड के साथ थोड़ा सा इशू आता है सर। बोर्ड जो है हमारे पास काफ़ी ब्लर हो जाता है। अच्छा बेटे, अभी ठीक नजर आ रहा है कि मुश्किल से नजर आ रहा है आप लोग को? सर बिल्कुल ब्लर हो जाता है, कुछ नहीं पता चलता है। बेटा वैसे सर ये ये वीडियो की वजह से ना बोर्ड आपका बिल्कुल ब्लर हो जाता है, सम टाइम बिल्कुल गायब भी हो जाता है। वेरिएबल आप मुझे ना, आप मुझे स्टॉप कर दिया करें उस वक्त, ताकि उसको थोड़ा हिला सर डुला के। सर आप स्लाइड्स के ऊपर नहीं समझा सकते, मतलब पॉइंटर से इसके ऊपर ही? बेटा मैं उसके ऊपर समझा दूंगा। इट्स जस्ट द पॉइंट वाज कि
ये चीज जो मैंने आपके सामने लिखी है ना, ये ऑलरेडी ये अब इस पर्टिकुलर स्लाइड में लिखी हुई है। तो बोर्ड पे मैं कोई भी नई बात नहीं लिखता, वही बात होती है जो स्लाइड में लिखी होती है। तो एज लॉन्ग एज आपको ये पता चल रहा हो कि ये वाला एक्सप्रेशन स्लाइड में किस जगह पे है, आप उसी से रिलेट कर लिया करें। अदरवाइज अगर कोई ब्लर होने का मसला होता है तो मुझे इंटरप्ट कर दिया करें, बेशक कोई इशू नहीं है। सर स्लाइड्स को सर अलग से डिफरेंट देखते हैं और स्टूडेंट का बोर्ड से डिफरेंट देखते हैं टाइम तो पे वो ब्लर होता है ना, तो सर हम कैसे सभी रोकें? अच्छा चलो ठीक है, मैं इस पे भी वर्क कर लेता हूँ बेटा, इस पे भी काम कर लेता हूँ। तो बहरहाल मैं आपको ये कह रहा था, ये सारी बात से साबित क्या हुआ जो भी हमारी डिस्कशन हुई है। अभी आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं सर, ब्लर है अभी भी। यस सर, आ रहा है। अभी क्लियर है सर। मेरा तो ब्लर आ रहा है यार। यार ये जिसका इंटरनेट स्लो होता है उनका ब्लर हो जाता है, जिनका सही चल रहा होता है उनका नहीं होता। यार स्लो का है, 20 Mbps है, वो स्लो है वीडियो के लिए। चलो बता रहा हूँ नजर, जरूरत तो ना यार। चलो ये बताओ, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग हो तो हम लोग की लड़ाई की है, कोई मसला नहीं है। तो सारी बात से साबित क्या हुआ, मैं आपसे ये पूछ रहा था। हाँ जी, क्या हुआ सारी बात से साबित? बोल ही नहीं रहा यार कोई। हेलो हेलो, जी कोई मौजूद है या नहीं? जी सर। जी, तो मैंने कहा सारी बात से क्या साबित हुआ जो भी मैंने आपसे पूछी है। सर के डाइवर्जेंस किसी भी एक पॉइंट पे, किसी भी एक वॉल्यूम के उस छोटे से स्मॉल एरिया के हम लोग अगर सरफेस इंटीग्रल है उसका विद द जी लिमिट ऑफ दैट वॉल्यूम अप्रोचेस टू जीरो, तो हमारे पास डाइवर्जेंस आ जाती है। बिल्कुल ठीक है। एक और बात साबित हुई, वो ये कि आप लोगों ने वीकेंड पे किताब खोल के नहीं देखी बिल्कुल भी, ये बात भी साबित हुई है। ऐसी बात ही है कि मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं सर, पढ़ा था। लग तो नहीं रहा से पड़ा है। अच्छा बहरहाल, तो अगर हम लिखते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है, तो इसकी एक साइड मैंने ये लिखी है, ठीक है। एक साइड मैंने इसकी ये लिखी है, एक मिनट यार प्लीज, सॉरी। और जो दूसरी साइड है इसकी, वो आपका नॉलेज आपको क्या बताता है, क्या साइड है? यही है क्यों जनाब? जी सर, यस सर नजर नहीं आ रहा है, एक मिनट। डेल डॉट ए लिखा है बेटा, जी दूसरी सर, साइड सही। डेल ए। डेल डॉट ए लिखा है, ठीक है। तो अब मैंने आपसे ये पूछना था कि जो राइट हैंड साइड है वो तो एज पर डेफिनेशन हमें पता चल गई, ठीक हो गया। जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये डाइवर्जेंस के इक्वल कैसे है, ये हमें कैसे पता चलेगा? हाउ वुड वी नो कि ये डाइवर्जेंस के इक्वल है? क्यों बच्चों? सर हम लोग को डायरेक्शन बता देगा डेल डॉट ए। अच्छा, और उसके अलावा क्या ऑप्शन है हमारे पास? हो सकता है आप सही कह रहे हो। इसके अलावा सर सर बोल दो मौसम। नहीं, यही कि सर डायरेक्शन ही बताएगा, तो उसी डायरेक्शन से हमें पता चल जाएगा कि डाइवर्ज हो रहा है यहाँ पे। नहीं, ये दोनों बातें सही नहीं है जो आप कह रहे हैं, ठीक है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, डेल डॉट ए, दिस इज टोटली अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको देखें डेल डॉट ए को, तो हमें ये बात क्या पता है, हमें ये पता है कि डेल डॉट ए इज एक्चुअली इक्वल टू रो ओवर रो एक्स, ए एक्स, रो ओवर रो वाई, ए वाई, प्लस
रो ओवर रो जेड ए जेड, ठीक है। और इसका डॉट प्रोडक्ट हमने किसके साथ लिया है, मैं नीचे लिख लेता हूँ, मुझे पता नहीं आपको आगे नजर आ रहा है कि नहीं। ए एक्स, ए वाई और ए जेड, ठीक हो गया ना। अब डायरेक्शन ये इस वजह से नहीं बता सकता क्योंकि ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, तो इवेंचुअली इट इज गोइंग टू रिजल्ट इन अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर बन जाएगा, ठीक है। तो इट कैन नॉट टेल यू अ डायरेक्शन, दैट्स व्हाई जो आप स्टेटमेंट बता रहे थे दैट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक हो गया। दूसरी बात ये कि आप अगर यानी तस्वीर देखें तो क्या, इसके साइन से पहले मैं बात पूरी कर लूं फिर बताइएगा। जो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन है और जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है, क्या ये आपको आपस में मिलते नजर आ रहे हैं? सर मिलते एज इन मतलब मुझे तो नहीं मिलते नजर आ रहे, आपको नजर आ रहे मिलते हुए? नहीं सर, मिलते कैसे मतलब यहाँ पे हम a डॉट डी एस ले रहे हैं, ठीक हो गया ना। उसका एक तरीकाकार है a डॉट डी एस लेने का कि हम क्या करेंगे, ये जो a डॉट डी एस है इट विल टर्न आउट टू बी, अगर हम एक क्यूब की बात कर रहे हैं, a डॉट डी एस ऑफ फ्रंट सरफेस प्लस a डॉट डी एस ऑफ बैक सरफेस, ठीक है, प्लस बाकी 6 की 6 सरफेसेस आ जाएंगी जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई है, ऐसी बात ही है, ठीक है ना। यस सर। सही हो गया, ओके। अब आप ये देखिए कि फ्रंट साइड के लिए अगर आप देखें, अगर हम फ्रंट सरफेस की बात करें पहले इंटीग्रल में, ठीक है, तो जो मिडिल पॉइंट है पॉइंट पी, उसके जो जिस पे हम डाइवर्जेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज x नॉट, y नॉट एंड z नॉट, जी नो, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट, ओके। यस सर। अब अगर आप x को देखें इस पर्सपेक्टिव से, तो एक्चुअली जो x है दैट इज x नॉट प्लस dx डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और जो d है आप यूं कह लें ये लेंथ ऑफ द क्यूब है इन x एक्सिस, dy है लेंथ ऑफ द क्यूब इन y एक्सिस एंड dz जो है दैट इज द लेंथ ऑफ द क्यूब इन z एक्सिस, जो कि सामने आपको तस्वीर में नजर आ रही है, ठीक है, ओवर हियर। This is dx, this is dy and this is dz. So from point P, if you are taking the ds of the front surface, तो front surface के ऊपर जो x की वैल्यू होगी वो x नॉट प्लस dx by 2 होगी, ठीक है। और जो ds होगा एटलीस्ट, ठीक है, दैट वुड बी dy and dz क्योंकि ये सरफेस एरिया है। अब हमें x की वैल्यू क्यों चाहिए, x की वैल्यू हमें इस वजह से चाहिए बिकॉज ये जो a है इसका जो x कंपोनेंट होगा, नाउ इट वोंट बी x नॉट, इट वुड बी a ऑफ दिस x और y नॉट और z नॉट उसमें वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको लिखेंगे या जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो सम मैथमेटिकल सीरीज जिसका रेफरेंस आपकी किताब में दिया हुआ है, तो इट विल एक्सपैंड इनटू ax जो कि इस पॉइंट के ऊपर है प्लस dx by 2 जो कि x की वजह से आया है एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ ax विद रिस्पेक्ट टू ax एट पॉइंट p, और आगे कुछ हायर ऑर्डर टर्म्स आएंगी, ठीक है। अगर आप बैक साइड के ऊपर देखिए तो बैक साइड के ऊपर इट वुड बी x नॉट माइनस dx by 2। अगेन जब आप इसको लिखेंगे तो यू वुड हैव दिस, इसको आप एक्सपैंड करेंगे तो सम सीरीज जो मैथमेटिकल जिस तरह टेलर सीरीज, मैक्लॉरन सीरीज, तो उस तरह से देख लीजिएगा, प्रॉब्ली आई थिंक कोई बाइनोमियल सीरीज का रेफरेंस दिया हुआ है आपकी किताब में, तो उसके तहत व्हेन यू एक्सपैंड इट तो यू गेट सॉर्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन के एक्चुअल पॉइंट, फिर उसका डेरिवेटिव, फिर उसका डबल डेरिवेटिव और हायर ऑर्डर टर्म, ठीक है। तो उन हायर ऑर्डर टर्म्स को हम इग्नोर कर देते हैं, क्यों इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज
वो स्क्वायर टर्म्स या क्यूबिक टर्म्स होती हैं, एंड जो ये dx है हमारे पास, इसकी डायमेंशन बहुत छोटी है, तो इसकी वजह से उनकी टर्म्स की सिग्निफिकेंस जो है वो खत्म हो जाती है। इसी तरह फ्रंट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, बैक साइड, इवेंचुअली जब आप इन सारों के इफेक्ट्स को ऐड करते हैं, मसलन फॉर एग्जांपल आप फ्रंट और बैक को अगर ऐड करें, तो यू कैन क्लियरली सी कि दिस वन इज विद पॉजिटिव साइन एंड द सेम थिंग इज ओवर हियर विद नेगेटिव साइन, तो ये आपस में कट हो जाएगी। ठीक है, जब आप इन सारों को लिखते हैं तो व्हाट यू गेट विद ऑल ऑफ ये जो इंटीग्रल है ये सारे का सारा, ठीक है, जब सारी की सारी साइड्स के लिए आप इसको लिखते हैं तो इवेंचुअली व्हाट यू गेट इज दिस थिंग। ठीक है, और इसको अगर आप देखें तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, अगर आप डेल डॉट ए ले लेते हैं तो ए एक्स यूनिट वेक्टर इसका ए एक्स है, ए वाई का ए वाई है, ए जेड का ए जेड है। जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ए एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए वाई इसके साथ और ए जेड इसके साथ, तो यू विल एंड अप एट द सेम एक्सप्रेशन। ठीक है, तो नाउ बाय वर्च्यू ऑफ राइट हैंड साइड बीइंग इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हम ये कहते हैं कि ये जो चीज़ है हमारे पास, जो आपके पास लिखी हुई है, नाउ यू कैन से कि दिस इज इक्वल टू डेल डॉट, डॉट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, डेल डॉट ए। ठीक है, तो बिकॉज दिस इज इक्वल टू डेल डॉट ए एंड दिस इज द डाइवर्जेंस, तो अब हम कहते हैं कि डाइवर्जेंस इज एक्चुअली इक्वल टू, देखो जरा कैसे बुरा बुरा लिखा जा रहा है, सही है जी। तो नाउ वी से कि डाइवर्जेंस इज इक्वल टू डेल डॉट ए, सही है। तो दिस साइड इज इक्वल टू डाइवर्जेंस एंड दिस साइड इज इक्वल टू डेल डॉट ए। तो नाउ फॉलोइंग दिस एनालॉजी वी से डाइवर्जेंस इज इक्वल टू डेल डॉट ए। ठीक है, डेल ऑपरेटर क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में एग्जिस्ट करता है, तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो कार्टेशियन में डेल डॉट ए ये है, स्फेरिकल में ये है, सिलेंड्रिकल में ये है। ठीक है, डाइवर्जेंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं और आगे एक थ्योरम है। प्रॉपर्टीज ये हैं कि डाइवर्जेंस अगर आप किसी चीज़ का लें तो आपको स्केलर क्वांटिटी पता चलती है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है इसमें। डाइवर्जेंस ऑफ अ स्केलर डज नॉट मेक एनी सेंस। डेल डॉट, अच्छा, जो तीसरी और चौथी प्रॉपर्टीज है ये तो सिंपल वेक्टर प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, एक कम्यूटेटिव है और दूसरी मेरा ख्याल है एसोसिएटिव शायद कहलाते हैं, कि ये जो पोटेंशियल है इसको, ये क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसको अगर आप बाद में ले आए या पहले ले आए इट डजंट मेक टू मच डिफरेंस। और दूसरा ये कि इफ देयर इज अ स्केलर पोटेंशियल इन्वॉल्व्ड तो इट वुड टर्न आउट टू बी, द होल इफेक्ट वुड टर्न आउट टू बी दिस। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को तो पीछे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में डील कर लिया गया है। जो पॉइंट नंबर 2 है ये जरा मुझे बताएं कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, इसका क्या मतलब है। जनाब कौन बताएगा। सर वेक्टर का तो हम बता सकते हैं ना, मतलब डायरेक्शन इनवर्ड है आउटवर्ड है तो उससे वो डाइवर्ज हो रहा है या कन्वर्ज हो रहा है, तो लेकिन स्केलर का क्या बताएंगे, मतलब स्केलर हैज नो डायरेक्शन, तो इसलिए वो कह रहे हैं। सही है, इंट्यूटिवली बात बिल्कुल ठीक है। बाकी दूसरी बात ये है कि डाइवर्जेंस जब हम ले रहे हैं तो हम डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं विद दैट ऑफ द फील्ड, तो स्केलर के साथ क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट नहीं ले सकते तो इसलिए इट डजंट मेक एनी सेंस एज वेल। दूसरा ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि डाइवर्जेंस में हम ये डिटरमिन कर रहे होते हैं कि फील्ड किस पॉइंट से निकल रही है, तो हम उसकी या तो आउटफ्लो डायरेक्शन में या इन फ्लो जो कन्वर्जिंग पॉइंट है इन दो के अंदर इंटरेस्टेड हैं, या उसमें या उसमें। लेकिन अगर
कोई फील्ड यानी स्केलर है जिसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो उसकी नॉन डायरेक्शनल नेचर की वजह से इट वोंट हैव एनी आउटगोइंग और इट वोंट हैव एनी इनकमिंग। ठीक है, दीज आर सम एग्जांपल्स। आपके पास 3 वेक्टर्स हैं कार्टेशियन में और सिलेंड्रिकल में और स्फेरिकल में। इनका आपने डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है। डाइवर्जेंस वेक्टर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी फॉर्मूलाज आपके पास अवेलेबल हैं। तो सिंपल एक्सप्रेशंस का आपने पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो आ जाएगा या डाइवर्जेंस आपके पास आ जाएगी। मसलन अगर आप इसको देख लीजिए तो डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x आ गया, y z वैसे का वैसे आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे जब डेरिवेटिव लिया तो z खत्म हो गया, x आ गया, तो एज इट इज। ठीक है, तो ये दिस इज द डाइवर्जेंस। अब जिस पॉइंट पे आपने ये कैलकुलेट करना है x y z, अगर आप उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे पुट करेंगे तो इट वुड टेल यू कि भी ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो वैसे ये x की वैल्यू पे क्या ये हो सकता है जनाब, नेगेटिव 0 हो सकता है डाइवर्जेंस? क्या आपको लग रहा है पॉजिटिव है नेगेटिव है? कोई भी हाइपोथेटिकल पॉइंट ले ले, 1 3 5 में भी। ओवरऑल ये एक्सप्रेशन देख के आपको क्या लग रहा है कि फील्ड सर ए वाला? हाँ जी, ए वाला सर ये पॉजिटिव आएगा। x इज इक्वल्स टू 0 पे मतलब 0 हो जाएगा, वैसे फिर ये पॉजिटिव आएगा। अच्छा जनाब, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, अगेन सेम फॉर्मेट है, और यहाँ पे उन्होंने आपको पॉइंट्स दिए हैं, मसलन 1 -2 और 3। इसी तरह सिलेंड्रिकल में स्फेरिकल में आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसको जरा देखिए, ये क्या है? सॉरी, पूछा क्या है आपसे? अच्छा हाँ, एक चीज रह गई, सॉरी, डाइवर्जेंस थ्योरम रह गया। डाइवर्जेंस के साथ एक थ्योरम एसोसिएटेड है जिसको हम डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं, और डाइवर्जेंस थ्योरम ये कहता है कि जो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स है, जिस तरह हम कह रहे हैं कि डेल डॉट ई की, तो डाइवर्जेंस थ्योरम हमें ये कहता है कि टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर एरिया S is the same as the volume integral of सर आपकी आवाज़ कट रही है, रिपीट करते हैं। अच्छा, ये डाइवर्जेंस, असद माइक ऑफ कर दो यार। डाइवर्जेंस थ्योरम की डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, ये पढ़िए जरा क्या है। डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट्स दैट टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड A through the closed space is the same as the volume integral of divergence of A। इसका मतलब ये है कि आपके पास अब जो ये एक्सप्रेशन था ना, डेल डॉट ए, ठीक है, और इस साइड पे आपके पास एक्सप्रेशन था ए डॉट डी एस पर यूनिट वॉल्यूम एंड द लिमिट इज अप्रोचेस टू 0। ठीक है, ये यानी दिस इज व्हाट ही वांट्स टू से। सही है। अब व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप इस लिमिट को खत्म कर देंगे तो ये जो डेल वी है ये डी वी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, जब आप इस डी वी को अगर इधर से इधर ले आते हैं तो इट वुड बी, ठीक है, तो दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल of divergence, यानी del dot A, it is actually equal to the outward flux। सही है। अब इस डाइवर्जेंस थ्योरम से इसको जुबानी याद रखने का तरीका का ये है कि जो डाइवर्जेंस थ्योरम है वो सरफेस इंटीग्रल को रिलेट करता है वॉल्यूम इंटीग्रल से। ठीक है, किससे रिलेट करता है? डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल को रिलेट करता है वॉल्यूम इंटीग्रल। और इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है
कि अगर आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन दी बॉडी, जो क्लोज्ड सरफेस है, कि उसकी कितनी डायमेंशंस है। मसलन अगर आपके पास एक क्यूब है तो आपको 6 इंटेग्रल्स सॉल्व करने पड़ेंगे, राइट? ऐसे ही है। यस सर। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, तो यू वुड ओनली नीड टू डू कि आप डेल डॉट ए करेंगे, ठीक है, मतलब आप डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे और फिर गिवन लिमिट्स के अंदर आप वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी आपको एक ही दफा इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको एक से ज्यादा दफा इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो इसकी अगर आप एप्लीकेशन देखिए तो आप यूं कह लें कि डाइवर्जेंस थ्योरम की वजह से आपकी जो आउटवर्ड फ्लक्स है उसकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है फॉर अ गिवन फील्ड। अब आप इस एग्जांपल को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप क्या है। दे सेइंग कि एक फील्ड है जिसका वेक्टर है जी, ठीक है, और ये आगे उसका एक्सप्रेशन उन्होंने दिया हुआ है 10 एक्सपोनेंशियल -2z रो ए रो प्लस ए जेड। वो कह रहे हैं कि जी ये सरफेस है आपकी, ठीक है, दिस इज अ सिलेंड्रिकल सरफेस, और क्योंकि सिलेंड्रिकल सरफेस है, जो एक्सप्रेशन है वो भी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो चलें, इट मेक सेंस, इट वोंट बी टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम। लेकिन आपने ये बताना है कि इस अगर ये फील्ड का वेक्टर हो, ये सरफेस हो, तो और उन्होंने जो सिलेंडर है उसकी उन्होंने डायमेंशंस दे दी हैं कि रो की वैल्यू 1 है और जो सिलेंडर है उसकी हाइट भी यूनिटी है और वो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, यानी एक्स वाई प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है और 1 यूनिट तक उसकी हाइट या लेंथ है। तो उन्होंने आपसे ये पूछा है कि प्लीज ये बताइए कि टोटल आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो कितना होगा, ठीक है, और फिर अपने रिजल्ट को कंफर्म कीजिए यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम। अब टोटल आउटवर्ड फ्लक्स जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है जो आपके सामने लिखा हुआ है, राइट? ऐसे ही है। लेकिन ये जो सरफेस इंटीग्रल है, इट टेल्स अस कि दिस पर्टिकुलर सिलेंडर हैज 3 सरफेसेस, टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस एंड सिलेंड्रिकल सरफेस, ठीक है। तो नाउ आई नो कि आई हैव टू इवैल्यूएट 3 इंटीग्रल्स, टॉप सरफेस के लिए अलग, बॉटम सरफेस के लिए अलग एंड जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उसके लिए अलग, ठीक हो गया? दिस इज माय एक्सप्रेशन, ठीक है। तो g डॉट ds, g डॉट ds एंड g डॉट ds, तो इफ यू लुक एट इट, दिस इज g का एक्सप्रेशन, यहाँ पे ds इज दिस, ठीक है। तो आपने इंटीग्रल को सॉल्व किया और यू गॉट योर आंसर, ठीक है। अब इन्होंने किया ये है कि टॉप के लिए इन्होंने z की वैल्यू यहाँ पे 1 डाल दी है, ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज 10 रेज़ टू द पावर -2, ठीक है, ओके। सर अगर हमने इसे वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल से करना हो तो? जी बताता बेटा। तो दिस इज दी फॉर द बॉटम वन एंड दिस इज फॉर द सिलेंड्रिकल वन, ठीक है। इन तीनों को जब ऐड किया तो आपका ओवरऑल जवाब आया 0, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले इसका मतलब ये हुआ कि इस सिलेंडर के अंदर जितनी फील्ड एंटर हो रही है उतनी ही बाहर जा रही है, ठीक है। तो दिस सिलेंडर जहां कहीं पे भी ये लाई कर रहा है, इट इज नॉट बिहेविंग एज ईदर अ सोर्स पॉइंट और अ सिंक पॉइंट फॉर द फील्ड। यहाँ से ना फील्ड निकल रही है ना इसमें सिंक हो रही है, इट इज जस्ट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक हो गया। अब जो दूसरे वाला तरीका है उसमें क्या है कि आपने आउटवर्ड फ्लक्स जब कैलकुलेट करना है तो फ्रॉम डाइवर्जेंस थ्योरम यू नो कि दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग 3 इंटीग्रल्स व्हाट यू डिड वाज कि आपके पास g का एक्सप्रेशन है, आपने उसका डेल डॉट g लिया। जब आपने उसका डेल डॉट g लिया तो पहले ही आपके पास जवाब 0 आ गया। यू इवन डिड नॉट गेट अ चांस टू पुट द इंटीग्रल लिमिट्स, या आपको उसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि डेल डॉट g का जवाब ही 0 आ गया, ठीक है। तो
जो आप कह रहे थे कि इसको वॉल्यूम इंटीग्रल के तरीके से क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। और इस एग्जाम्पल का सारी का मकसद ही ये है टू टेल यू या टू वेरीफाई फॉर यू कि बोथ अप्रोचेज आर करेक्ट। whichever you find easy आप उसको ले सकते हैं। this seems to be easier one, जो ये वाली अप्रोच है तो इसलिए आप इसको ले लीजिए बेशक। ओके, अगली चीज है जो हम देखेंगे दैट इज द कर्ल ऑफ अ वेक्टर। कर्ल की भी डेफिनेशन पढ़ लीजिए और इस डेफिनेशन की मैथमेटिक्स आपके सामने लिखी हुई है और कर्ल का मकसद क्या है ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है कि कर्ल ने करना क्या है काम। तो कर्ल एक्चुअली क्या है, इट इज रोटेशनल वेक्टर। ठीक है, एक्सियल या रोटेशनल वेक्टर है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया। सर्कुलेशन, अब कर्ल ऑफ ए अगर हम करें तो सर्कुलेशन इज ए डॉट dl का क्लोज्ड इंटीग्रल, यानी लाइन इंटीग्रल अगर क्लोज्ड हो तो दैट इज द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया मतलब डिवाइडेड बाय डेल s एंड व्हेन एरिया टेंड्स टू 0, इसका मतलब है क्योंकि उन्होंने शुरू में बता दिया कि कर्ल जो है वो एक वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है या रोटेशनल वेक्टर है, और तो इसका मैग्नीट्यूड तो ये हो गया जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जो इसका वो है वेक्टर है, जो इसकी डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन क्या है, whose direction is normal to the direction of the area when the area is oriented as to make the circulation maximum or okay। ठीक है, अभी हम ये कह देते हैं कि इसकी डायरेक्शन है ए नॉर्मल ए एन, और एक्चुअली ये जो पर यूनिट सरफेस है, अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि जो ये सरफेस नॉर्मल होगा इसकी जो डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन। ठीक है, फॉर द मोमेंट अभी हम ये बात कह देते हैं, लेटर ऑन ये बात वेरीफाई हो जाएगी हमारे लिए कि कैसे है ये। ठीक है, तो इसी तरह जो आपका मैथ्स का नॉलेज है वो आपको ये बताता है कि कर्ल इज एक्चुअली इक्वल टू डेल क्रॉस ए। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पहले डाइवर्जेंस के केस में पूछा था कि क्या डेल क्रॉस ए का जो भी एक्सप्रेशन है, क्या वो एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन आपस में मिलते हैं या नहीं मिलते, तो इसका भी जवाब यही है कि टू स्टार्ट विद ये दोनों एक्सप्रेशंस आपस में मिलते नहीं हैं। लेकिन जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन कि व्हाट सॉर्ट ऑफ सरफेस यू हैव या व्हाट सॉर्ट ऑफ क्लोज लूप यू हैव, आपको एक से ज्यादा इंटीग्रल्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो आपके सामने शेप है इसके अंदर कितने पाथ्स हैं, जो आपके सामने ये एक स्क्वायर बनी है सर 4। 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्लोज्ड कंटूर इंटीग्रल है या जो सर्कुलेशन है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कितने इंटीग्रल सॉल्व करने पड़ेंगे? 4। ठीक है, 4 इंटीग्रल। तो इट वुड बी अगेन ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, और फिर दोबारा डी से ए तक। ठीक है, ए डॉट डी एल, ए डॉट डी एल, ए डॉट डी एल और ए डॉट डी एल। ठीक है, सारे आपस में ऐड हो रहे होंगे। ठीक है, तो जो हमने पिछली वहां पे थ्योरी लगाई कि अगर हम इस पॉइंट पी को कंसिडर करें तो जो ये वाला पॉइंट है दिस इज डी वाई बाई 2, ये वाला जो है डी जेड बाई 2। तो अगर आप इसको करें और मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत आप किताब में देखें या सॉल्व करें तो यू गेट टू नो कि जो आपका कर्ल है या जो आपका जवाब आता है इस सारी कहानी का, दैट एक्चुअली कम्स आउट टू बी दिस थिंग। ठीक है, और जब आप इसको देखते हैं तो यू गेट टू नो कि यार ये तो डेल क्रॉस ए के इक्वल है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस
इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए, और अगर हम डेल क्रॉस ए करते हैं तो उससे भी हमें यही जवाब मिलता है। और वो कैसे वेरीफाई हो सकता है कि अगर आप इसको देख लीजिए डेल क्रॉस ए को, तो यू गेट दिस एज योर एक्स कॉम्पोनेंट, this as your y component and this as your z component, which is the same as previously जो आपको यहाँ पे मिला हुआ था। तो we say कि this one is equal to this one and this one is also equal to this one, so that's why both of them they are equal। अब again सर्कुलेशन कैलकुलेट करने के आपके पास दो तरीके हो गए। एक तरीका आपके पास क्या हो गया कि यू डू a डॉट dl, और दूसरा तरीका आपके पास ये हो गया कि आप डेल क्रॉस ए ले लीजिए। ठीक है, जो मैं आपको कह रहा था कि यूनिट नॉर्मल जो है वो सरफेस नॉर्मल का ही वेक्टर होता है। जो सरफेस नॉर्मल का, जो सरफेस का यूनिट नॉर्मल होगा वही इसका यूनिट नॉर्मल होगा। ये चीज़ यहाँ से भी वेरीफाई हो जाती है कि जब आप इसको लेंगे डेल क्रॉस ए, तो इसका जो इवेंचुअल वेक्टर होता है वो उस सरफेस को ही, सरफेस के नॉर्मल की तरफ ही पॉइंट कर रहा होता है, जो कि जिसके अबाउट आप सर्कुलेशन को चेक कर रहे हैं। ठीक है, वैसे भी बिकॉज इट इज एन एक्सियल वेक्टर, तो इफ दिस इज द सरफेस जिसके अबाउट आप सर्कुलेशन को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो इसका जो एक्सिस है दैट वुड बी ईदर टूवर्ड्स यू या इट वुड बी अवे फ्रॉम यू। दोनों कॉन्फ़िगरेशंस में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो कर्ल भी तीनों केसेस में एग्जिस्ट करता है, कार्टेशियन में, सिलेंड्रिकल में, स्फेरिकल में। वेक्टर की प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपके सामने हैं। कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज अनदर वेक्टर फील्ड। जी ठीक है, किसी वेक्टर का क्रॉस लेंगे तो आपके पास वेक्टर ही आएगा। कर्ल ऑफ अ स्केलर फील्ड डज नॉट मेक एनी सेंस। यस, ये बात सही है कि स्केलर का आप क्रॉस प्रोडक्ट नहीं ले सकते। 3, 4, 5 ये तीनों जो है वो वेक्टर आइडेंटिटीज हैं रिलेटेड टू क्रॉस प्रोडक्ट। 6 और 7 के बारे में बता दीजिए कि आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज। 6 और 7 आपको क्या बता रही हैं, या आपकी इसके बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है, जो प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड प्रॉपर्टी नंबर 7? जनाब सर 6 प्रॉपर्टी में कह रहा है कि वेक्टर फील्ड के कर्ल की जो डाइवर्जेंस होगी वो मतलब 0 होगी। क्यों? तो सर मतलब कर्ल तो यूं है ना कि एक पॉइंट के अबाउट फील्ड कैसे रोटेट करिए ना क्लोज्ड पाथ। ठीक है, तो जो हमारी डाइवर्जेंस होती है वो बेसिकली कन्वर्ज हो रही है या डाइवर्ज हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो वो सर जब उस पाथ को नहीं वो एस्केप कर रहा तो वो मतलब डाइवर्ज या कन्वर्ज कैसे होगा? बिल्कुल ठीक, समझ आती है बात। ओके, इसका एक और लॉजिक ये भी है कि देखें, अगर आप कर्ल देखें ना और इस पॉइंट पी को देखें, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप कोई यहाँ पे कोई भी पॉइंट मार्क कर लें, इसके पाथ के ऊपर यहाँ पे कोई भी पॉइंट मार्क कर लें। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना चाहें तो आपका क्या जवाब आएगा? 0 आएगा ना, क्योंकि यस सर, फील्ड और वही फील्ड एग्जिट हो रही है। यस सर, तो इट मेक सेंस। ठीक हो गया? यस जो सर, कर्ल है दिस इज दिस, जब आप इस कर्ल के ऊपर डाइवर्जेंस लेंगे तो इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। जो एंटर हो रहा है वही एग्जिट हो रहा है, तो डाइवर्जेंस वुड बी 0। ओके ओके, नीचे वाला बताएं। कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड वैनिशेस, यानी ये वाली जो चीज है। तो पहली वाली तो हो गई, ये वाली बताएं प्लीज। ये क्या आपको, ये आपको किस तरह का वेक्टर देता है? सर डेल वी। हाँ, डेल वी ग्रेडियंट है ना, किसी स्केलर का ग्रेडियंट। तो ये आपको किस तरह का वेक्टर देता है? उस दिन आपने क्या, किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या ये परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस? सर परपेंडिकुलर होगा।
ठीक है ना, परपेंडिकुलर होगा इसका मतलब स्ट्रेट लाइन वेक्टर है, राइट। तो स्ट्रेट लाइन वेक्टर क्या रोटेटिंग वेक्टर होगा या स्ट्रेट लाइन ही होगा? स्ट्रेट लाइन ही होगा सर। ठीक है, तो अगर आप उसकी रोटेशन चेक करेंगे तो ऑफ कोर्स दैट वुड कम आउट टू बी 0। सही है, ओके सर। ठीक है। लेकिन बोथ ऑफ दीज रिलेशंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस और आगे जाके ये इस्तेमाल होंगे। सिर्फ अभी मैंने आपको इनकी लॉजिक बता दी कि यस प्रैक्टिकली बोथ ऑफ देम दे आर करेक्ट, यानी दे शुड बी करेक्ट इवन लॉजिकली एज वेल। मैथमेटिक्स में आप इनको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन दे शुड बी करेक्ट इवन लॉजिकली एज वेल। एक लास्ट चीज जो इसमें रह गई, जिस तरह हमारे पास डाइवर्जेंस थ्योरम है तो वी हैव कॉल्ड समथिंग रिलेटेड टू कर्ल व्हिच इज कॉल्ड स्टोक्स थ्योरम। और वो स्टोक्स थ्योरम क्या करता है कि डाइवर्जेंस थ्योरम जिस तरह सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल को रिलेट कर रहा होता है, तो स्टोक्स थ्योरम जो है वो लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को रिलेट कर रहा है। एंड द सेम थिंग कि आप जो यहाँ पे डेल एस था डिवाइडेड बाय डेल एस, उसको अगर आप इस साइड के ऊपर ले जाएं तो उसके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए यू कैन चूज अ सरफेस इंटीग्रल। अब ये आपको थ्योरम ये बता रहा है कि सर्कुलेशन ऑफ ए अराउंड अ क्लोज्ड पाथ L इज एक्चुअली इक्वल टू क्या, अगर आप कर्ल का सरफेस इंटीग्रल ले सरफेस लें, इंटीग्रल। ठीक है, ऑन द सरफेस जिसको वो पाथ जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। Stokes theorem states that circulation of vector field A around closed path L is equal to the surface integral of A, surface integral of curl of A over the open area as bounded by L फलाना फलाना फलाना, ठीक है। लेकिन you get my point, ठीक है, कि what I'm saying सही है, हाँ या यस नहीं? सर, यस ओके, सर। तो अगेन लैप्लासियन को हम नहीं पढ़ते, इसको स्किप कर देते अभी, ये चैप्टर नंबर 6 में आएगी। और जी ये देखिए ये बड़ी अच्छी चीज है कि आपके पास अगर वेक्टर फील्ड्स हैं और आप उनको क्लासिफाई करना चाहते हैं तो देयर आर टू थिंग्स जो कि आप कर सकते हैं कि आप उस फील्ड के ऊपर डाइवर्जेंस भी कैलकुलेट कर लें और कर्ल भी कैलकुलेट कर लें। और डाइवर्जेंस और कर्ल के डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि वो फील्ड का बिहेवियर किस तरह का है, ठीक है, फील्ड की नेचर क्या है या बिहेवियर कैसा है। अगर दोनों चीजें जीरो आती हैं तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसी फील्ड है जो कि बस स्ट्रेट लाइंस में फ्लो कर रही है। अगर डाइवर्जेंस नॉन जीरो है लेकिन कर्ल जीरो है तो इसका मतलब है ये कोई ऐसी फील्ड है, ठीक है। अगर डाइवर्जेंस जो है वो जीरो है लेकिन कर्ल नॉन जीरो है तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। लेकिन इफ बोथ ऑफ देम दे आर नॉन जीरो तो इट इज समथिंग लाइक दिस, जो कि किसी पॉइंट से डाइवर्ज भी हो रही है, स्प्रेड आउट भी हो रही है और साथ साथ सर्कुलेट भी हो रही है। चलें वैसे तो ये आखिरी स्लाइड है, चलें इसको भी कर लेते हैं। एक फील्ड को हम सोलेनॉइडल फील्ड कहेंगे अगर जीरो होगी, ठीक है, और उसको डाइवर्जेंस लेस कहेंगे। अगर हम किसी फील्ड को इरोटेशनल फील्ड कहेंगे अगर उसकी कर्ल जीरो होगी, ठीक है। इन दो बातों को अभी आप याद कर लीजिए सिर्फ कि जिसकी डाइवर्जेंस जीरो होगी वो सोलेनॉइडल फील्ड होगी, जिसकी कर्ल जीरो होगी वो इरोटेशनल फील्ड होगी, ठीक है। तो अभी आप इन बातों को सिर्फ याद कर लीजिए। आगे जाके जब हम एक्चुअल फील्ड्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तब हम देखेंगे कि उन फील्ड्स की नेचर क्या है, क्या वो सोलेनॉइडल है या इरोटेशनल है, ठीक है। ये बात हम वहां पे देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, चैप्टर नंबर 3 हमारा कंक्लूड हो गया है। प्लीज आप इसको स्टडी की, इसकी लेंथ या डेप्थ थोड़ी ज़्यादा थी तो इसको आप तफसील से प्लीज़ पढ़िएगा। और अगर कोई सवाल आपको हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। और जी